के साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार की सियासत में इन दिनों आरोपों का खेल खूब चल रहा है। लालू यादव ने आत्मकथा के जरिए नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन नीतीश की बजाय अब बीजेपी के सुशील मोदी ने लालू यादव पर आरोप लगाए हैं। सुशील मोदी ने दावा किया है कि चारा घोटाला के केस को कमजोर करने के लिए लालू प्रसाद के करीबी अरुण जेटली से मिले थे। यही नहीं, दावा तो यहां तक कर दिया उन्होंने कि लालू जब पहली बार सांसद बने थे तो संघ और बीजेपी ने उनकी मदद की थी। उनके इस आरोप के बाद महागठबंधन ने पलटवार किया है, दावे पर सवाल उठाए हैं। नरेंद्र मोदी चाहे यहाँ के सुशील कुमार मोदी वैल्यू नहीं दे रहा है, लोग इसीलिए मिलने के लिए पलटने के लिए फिर आ रहे थे, तो हम मना कर दिए। हमने ये कहा कि अगर आप इसमें हमारी मदद कीजिएगा तो मैं 24 घंटे में नीतीश कुमार का इलाज कर दूंगा। बिहार में इन दिनों ऑफर की सियासत खूब हो रही है। पहले लालू की आत्मकथा को लेकर राबड़ी ने नीतीश पर ऑफर देने का आरोप लगाया, तो अब बीजेपी के सुशील मोदी ने यही आरोप आरजेडी पर लगाया है। तो क्या लालू यादव बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे? क्या चारा केस के सिलसिले में जेटली से संपर्क किया? जिस संघ के खिलाफ राजनीति करने वाले लालू उसी की मदद से राजनीति करते थे। लालू प्रसाद यादव सीबीआई से बचने के लिए पहले तो उन्होंने अपने दूत प्रेमचंद गुप्ता को 2 बार अरुण जेटली के पास भेजा, फिर तीसरी बार खुद प्रेमचंद गुप्ता के साथ अरुण जेटली से मिलने गए और गुहार लगाते रहे कि सीबीआई से हमको बचाइए, और बड़ी आरजू मिन्नत की और कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम नीतीश जी की सरकार को गिरा देंगे और आप जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। हम जनता दल यू को तोड़कर और बिहार में सरकार बना लेंगे और नीतीश कुमार को हम और धूल चटा देंगे। दरअसल पटना में मीडिया से बात करते हुए मोदी ने लालू यादव को लेकर कई दावे किए। सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव ने अरुण जेटली से कहा था कि आप सीबीआई से मेरी मदद करें तो मैं नीतीश कुमार का इलाज कर दूंगा और उनकी सरकार गिरा दूंगा। मोदी ने कहा कि तब लालू ने जेटली से कहा था कि नीतीश परिस्थितियों के सीएम हैं, लेकिन अरुण जेटली ने लालू की बात सुनने के बाद मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि लालू यादव और प्रेम गुप्ता अरुण जेटली से मिले थे और पैरवी कराने की कोशिश की थी। मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपना हित साधने के लिए किसी के भी पैर पर गिर सकते हैं। लालू ने 1974 में जेपी आंदोलन और 1975 में बीजेपी आरएसएस की मदद ली थी। छपरा से चुनाव में आरएसएस और बीजेपी की मदद ली थी। लालू बीजेपी का समर्थन लेने के लिए पार्टी के दफ्तर आए थे और कैलाशपति मिश्र से सहयोग पत्र लेकर सरकार बनाए थे। सुशील मोदी के इन आरोपों के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके पलटवार किया और कहा, नीतीश जी संघ की गोद में लेटे दूध पी रहे हैं। बिहार में संघ के असल जन्मदाता नीतीश जी हैं। संघियों ने पलटी मारने के 6 महीने बाद इनको दूध पिलाना बंद किया तो फिर लालू जी की शरण में आना चाहते थे। चाचा कब तक अपने सहवाला सृजन चोर जैसी पंचर स्टेपनी के बूते अपनी रेंगती राजनीति को सींचेंगे? सुशील कुमार मोदी जी ने जो आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय लालू प्रसाद जी का संबंध कभी न था, न है, न होगा। लालू प्रसाद जी कमजोर ताकतों से कभी समझौता करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। मिट्टी और गिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे। देखिए, लालू प्रसाद जी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए शैतान से भी हाथ मिला सकते हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं लालू जी, और सुशील मोदी जी का जो राजनीतिक कद है और जो उनकी विश्वसनीयता है, वो बगैर प्रमाण के और बगैर आधार के, बगैर सबूत के अनर्गल वो आरोप नहीं लगा सकते। दरअसल ऑफर के इस राजनीति में बीजेपी नीतीश को कवर अप कर रही है, क्योंकि लालू के आरोप से बैकफुट पर जेडीयू थी। लिहाजा बैकफुट से फ्रंट फुट पर आने के लिए सुशील मोदी आए हैं और दावों के साथ लालू यादव को घेरा है। लेकिन लगता नहीं है कि अभी ऑफर की सियासत रुकने वाली है। संभव है अभी कई और दावे, कई किस्से सामने आएंगे। रुपेंद्र के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।
आरजेडी से टिकट नहीं मिलने से नाराज अली अशरफ फातमी ने आखिरकार पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दरभंगा में पार्टी छोड़ने की घोषणा के साथ 18 अप्रैल को नामांकन करने का भी ऐलान किया। सूत्रों की माने तो अली अशरफ फातमी बीएसपी के झंडे के साथ मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी तक उनकी ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है। फातमी ने तेजस्वी यादव पर आरोपों की झड़ी लगाई और कहा कि उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया, लेकिन इसके लिए कोई नोटिस नहीं मिला। जबकि पार्टी के विरोध में बोलने पर तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप को क्यों नहीं निकाल देते, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। फातमी ने लालू यादव को भी लपेटे में लिया और कहा कि बिना उनकी जानकारी के तेजस्वी एक्शन नहीं ले सकते। इसका मतलब साफ है कि आरजेडी का मतलब सिर्फ लालू परिवार है। बगैर नोटिस के, बगैर बातचीत के 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है। और तेज प्रताप से आप पूछ भी नहीं पाते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। अब मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि जितनी उम्र नहीं होगी तेजस्वी यादव जी की, उतने साल से मैं लालू जी, जनता दल, राजद के साथ काम करता रहा हूं। एक तरफ जब तेज प्रताप जाते हैं जहानाबाद, या वो कहते हैं कि हम शिविर भी जाएंगे कैंडिडेट चढ़ाने, तो उन पे शो कॉज भी नहीं होता, उनसे पूछा भी नहीं जाता है। शायद राजद परिवार उतना ही है, मैं राजद परिवार में नहीं हूं। बिहार की सियासत में एक बार फिर क्राइम का मुद्दा उठने लगा है। हाल में राजधानी पटना समेत कई जगहों पर अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सत्ताधारी दल इस सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। एनडीए का दावा है कि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन हकीकत इससे परे दिख रही है। चुनावी मौसम में क्राइम बना मुद्दा, बढ़ते अपराध पर विपक्ष का सवाल, क्या सूबे में कानून व्यवस्था ठीक है? ये सवाल लाजमी है कि क्या सूबे में कानून व्यवस्था का राज है, क्योंकि पटना के लोग ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां राह चलते लूट की घटना आम हो गई है। आम तो छोड़िए, खास लोग भी अपराधियों के निशाने पर रहते हैं। अब देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पीए की पत्नी को अपराधियों ने सरे राह लूट लिया। विरोध करने पर गोली भी चलाई। मैनपुरा में जा रहे थे किसी रिलेटिव के पास, तो इतना ही में हमको पीछे दौड़ने का किसी का आवाज सुनाई दिया। पीछे मुड़ करके देखे, हम सोचे कोई होगा, साइड से निकल जाएगा। तब तक क्या किया कि मेरे हाथ से वो यहाँ पे गाल के पास ऐसे पकड़ा और फिर यहाँ ऐसे पकड़ करके और फिर मैं एक फायरिंग किया और मेरे हाथ से मोबाइल आईफोन था मेरे हाथ में, वो छीन करके लेकर के जैसे रोड की तरफ से आया था उधर ही भागा। लड़का था जो पीछे से आकर वो ये किया, जब इन्होंने विरोध किया तो उसने शायद फायरिंग किया। अभी सारी चीजों को हम लोग सत्यापन करेंगे। ये हाल राजधानी पटना का है और ऐसे में सवाल न उठे तो फिर राजनीति बेकार है। तेजस्वी ने वही किया, घटना के तुरंत बाद ही सवाल उठा दिया। ट्वीट कर कहा कि कथित जंगल राज पर नाक मुंह सिकोड़ त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के पीए और उनकी पत्नी से पटना में उनके डबल इंजन मार्का सुशासनी व दुशासनी राज में लूटपाट कर गोली चलाई गई। मंत्री ने इसके लिए 15 वर्ष पूर्व की सरकार को दोषी ठहराया। तेजस्वी ने सीधे सरकार की दुखती रग पर हाथ डाल दिया, कानून व्यवस्था का मसला छेड़ दिया। ये वही मसला है जिसकी बदौलत एनडीए बार बार आरजेडी को घेरता है, लेकिन जब वही मसला गले की हड्डी बने तो परेशानी होगी। एनडीए के साथ वही हो रहा है। यहाँ तो बिल्कुल लगता है कि मैंने नीतीश कुमार का राज नहीं है, अपराधियों का राज है। हम आप बच इसलिए रहे हैं कि हमको आपको कोई मारना नहीं चाहता है, नहीं तो जिस दिन कोई मारना चाहेगा हम आप भी उसके शिकार हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, विधि व्यवस्था बिल्कुल ही सही है, लेकिन वो बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है, दुरुस्त है। हम अपराध से और करप्शन से सरकार किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बिहार में अपराध की संख्या में इजाफा दर्ज हुआ है।
खासकर पटना में व्यापारियों से लेकर आम लोगों के बीच लूट हत्या की कई घटनाएं हुई हैं, जिसे लेकर विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बना रहा है। लेकिन सरकार को अभी भी लगता है कि सूबे में कानून व्यवस्था का इकबाल है। नवजीत के साथ संजय, जी मीडिया, पटना। सीएम नीतीश कुमार एनडीए के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो मधुबनी पहुंचे। मधुबनी से बासोपट्टी में झंझारपुर प्रत्याशी आरपी मंडल के लिए वोट मांगे। बासोपट्टी इलाका झंझारपुर सीट में आता है। यहां से जेडीयू के आरपी मंडल मैदान में है। उन्हीं के लिए नीतीश कुमार चुनावी जनसभा में पहुंचे थे। चुनावी सभा में सीएम ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की भी खूब तारीफ की और राज्य सरकार की योजनाओं को भी गिनवाया। सीएम ने बिहार में लागू महिला आरक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वो उनकी सरकार ने दिए हैं। सीएम को उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में एनडीए पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो एक एक काम हम आगे कर रहे हैं और अब महिलाओं को बताइए 7 निश्चय में हमने तय किया, सरकारी सेवाओं में भी 35% आरक्षण दे दिया, पुलिस की सेवा में आरक्षण दे दिया। कहां पुलिस में महिलाएं दिखती थी, अब यहां देखिए, जहां देखिए पुलिस बल में महिलाएं हैं और पुलिस बल में महिलाओं का जो प्रतिशत बिहार में है शायद ही किसी दूसरे राज्य का। सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए सुपौल पहुंचे। सुपौल के राघोपुर लखीचंद हाई स्कूल में जेडीयू की चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। इस चुनावी सभा में सीएम ने सुपौल से जेडीयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम आरक्षण का मुद्दा भी उठाते नजर आए और आरजेडी पर निशाना साधा। कहा कि 15 साल के शासन में आरजेडी ने किसी को भी आरक्षण नहीं दिया, जबकि जेडीयू के शासन में अति पिछड़ों से लेकर महिलाओं को भी आरक्षण मिला। उन्होंने कहा कि अब सूबे में किसी को भी लालटेन की जरूरत नहीं है, सभी के घरों तक बिजली पहुंच गई है। विकास की राह पर बिहार आगे बढ़ रहा है। कहां आरक्षण था? एक परिवार को 15 साल काम करने का मौका मिला बिहार में, पति पत्नी राज। चुनाव हुआ था पंचायत का 2001 में, कहां आरक्षण किसी को था? और हम लोगों को मौका मिला तो 3 महीने के अंदर कानून बना के अनुसूचित जाति जनजाति को 16% 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20% और महिलाओं को 50%। अब कितनी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, सबका जो सम्मान बढ़ा है समाज में, तो हम सबके सम्मान के लिए काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी में नामांकन किया। इस दौरान बिहार एनडीए के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी राधा मोहन सिंह के नामांकन में पहुंचे। नामांकन दाखिल करने से पहले राधा मोहन सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया, रोड शो करके अपनी ताकत का इजहार किया, फिर जाकर पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद राधा मोहन सिंह ने कहा कि इस बार का आम चुनाव उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो संसदीय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पिछली बार भी इसी सीट से लोकसभा का चुनाव जीता था। शिवहर से बीजेपी प्रत्याशी रमा देवी ने भी आज अपना पर्चा भरा। वो भी बीजेपी की इस चुनावी सभा में मौजूद थी। और जो स्वागत किया है, इसके पहले मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूं। ऐसा दृश्य हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था और मुझको लगता है कि 8 बार के चुनाव में कभी न कभी 85% लोगों ने मुझे मत दिया। कभी किसी कारण से किसी ने नहीं दिया, कभी किसी कारण से नहीं दिया, लेकिन 8 के अंदर यदि कुल हम देखते हैं कि 85% ने कभी न कभी दिया। और इस बात मुझे पूरा विश्वास है कि जो 85% मतदाता है, निश्चित रूप से 9वीं बार के चुनाव में जो मेरा अंतिम चुनाव है, इसमें एकजुटता के साथ मतदान करेंगे। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार और देश के लिए जितना काम किया है, और पिछले 13 साल में बिहार के मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार ने जितना काम किया है, मैं कांग्रेस और राजद के लोगों को चुनौती देता हूं कि दोनों सरकारों ने जितना काम किया है, इन कांग्रेसियों को, राजद को, बाकी को 3 जन्म लग जाएगा तो इतना विकास नहीं कर सकते। क्या होता है जब 5 साल सरकार में बैठ के दिखाई नहीं देता है कि क्या है, मंत्री बने हो, फिर भी अपना दिमाग
पर नोट पर लगाने वाला आदमी को कभी स्वीकार करेगा? वो आदमी का दिमाग खत्म है। जिस तरह की स्थिति हम सुन रहे हैं, अब उस तरह का स्थिति को कोई सामना करेगा? सब लोग जान गया, अब भूल भुलैया में नहीं पड़ता। 40 सीट पर यह संकल्प हमारा एनडीए सरकार दोबारा जो आएगा। चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी क्या क्या नहीं करते। सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और दिन रात प्रचार में भी जुटे हुए हैं। वोट मांगते मांगते आजकल वो ठेले वाले चाट की दुकान पर पहुंच जा रहे हैं और खूब बातें कर रहे हैं। वहीं वो तेजस्वी भी उनसे 2 कदम आगे हैं, वो भी राह चलते खाने से नहीं चूकते। अभी गरम बाइक खत्म हो गई, गरम बाइक चुनाव क्या क्या न कराए, राजा को भिखारी के दरवाजे तक ले जाए, करोड़पति को ठेले वाले का दुखड़ा सुनवाए, प्रचार में भूख लगे तो सड़क के किनारे की चाट ही खिलवाए। पिछले बार की तरह आज मैं सुनील शाह के दुकान पर खड़ा हूँ। राजीव प्रताप रूडी सारण से फिर मैदान में है, प्रचार में दिन रात जुटे हुए हैं। सफेद कुर्ता पायजामा और गले में बीजेपी का पटका डाले दिन रात वोट मांग रहे हैं। वोट मांगते मांगते भूख लगी तो रुक गए एक चाट की दुकान पर और दुकान के बारे में विस्तार से बात करने लगे। और इनके दुकान का कोई नाम नहीं है, इनका नाम ही दुकान है। चाट वाले से चाट का हिसाब पूछा, फिर हिसाब को अपने शब्दों में बयान किया और फिर अपने लिए भी एक चाट बनवाई, गर्मा गर्म समोसा चाट। है तो जबरदस्त, नमक थोड़ा ज्यादा डाले तो और मिलाइए। बहुत बढ़िया बना लिया सुनील जी, हमको ज्यादा पैसा लगेगा। चाट वाले का व्यवहार नेताजी को खूब पसंद आया। बगल में ही चाट वाले की बेटी खड़ी थी, उससे पढ़ाई के बारे में पूछा, परिवार के बारे में भी जाना। क्या नाम है तुम्हारा? रेखा कुमारी। कहाँ पढ़ती हो? पिताजी का तुम्हारी दुकान में मदद करती हो? क्या चीज का दुकान है बताओ? चाट समोसा का। तो चाट समोसा का व्यापार करते हैं और उसके बाद तुम लोग का पालन पोषण करते हैं। कितने भाई बहन हो तुम लोग? 8 भाई बहन है। पिरारी इलाके की इस दुकान पर नेताजी रुके तो दुकान वाले का मान बढ़ गया। नेताजी ने चाट का पैसा चुकाया, हालांकि आचार संहिता लागू है, इसलिए नेताजी ने ये भी बताया कि इसे कोई पैसा बांटना ना समझ ले। गरम गरम सुनील शाह के दुकान का ये सब लोग डिमकी खा रहे हैं, लेकिन पैसा हम लोग सब लोग देंगे। चुनाव संहिता से, चुनाव आचार से नहीं, क्योंकि आप यहाँ से खा रहे हैं इसलिए पैसा देंगे। ये कोई गलत ना समझे कि चुनाव में हम आपको पैसा दे रहे हैं। बिहार में इन दिनों चाट पॉलिटिक्स फल फूल रही है। एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं लालू यादव और रूडी। लालू की तरफ से चाट खाने का मोर्चा तेजस्वी ने संभाला है और रूडी भी अब मैदान में आ गए हैं। भले ही 5 साल में एक बार आते हों, लेकिन नेताजी गरीबों की सुध लेने आते जरूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी मीडिया। दुकान पर डिमकी मिला है और सुनील शाह ने कहा है कि आपको हम गर्म करेंगे। आधी आबादी को हक दिलाने की बात कमोबेश हर पार्टी करती है, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? क्या आधी आबादी की भागीदारी सियासत में पूरी होती है? इस सवाल का जवाब किसी भी राजनीतिक दल से पूछ लीजिए, वो भाग खड़े होंगे। अब जरा देख लीजिए बिहार की 40 सीटों पर दोनों गठबंधनों ने कितनी महिलाओं को मैदान में उतारा है। महागठबंधन से 6 महिलाओं को टिकट मिला है, जबकि एनडीए से सिर्फ 3 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सभी दल के प्रत्याशी तय हो गए। पहले चरण का मतदान भी हो गया है और दूसरे चरण के मतदान शुरू होने में कुछ घंटे बचे हैं। इन चुनावों में महिलाओं की सुरक्षा, हक और आधी आबादी से जुड़े मुद्दे खूब उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वही पार्टियां महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी दे रही? जो सामने महिलाएं रहती है, जो एक्टिव है और पार्टी यह देखती है हम जनता के मुद्दों को पूरा करना चाहते हैं, समाज के हित में काम करना चाहती है पार्टियां, और उसमें यह नहीं देखना चाहिए कि वो पुरुष वर्ग के माध्यम से पूरा हो रहा है या महिला के माध्यम से पूरा है। अगर आंकड़ों से देखिएगा तो समझ जाइएगा कि राजनीति में महिलाओं की स्थिति क्या है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें और इन सीटों पर लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। तो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने 3 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती, नवादा सीट से विभा देवी और सीवान सीट से हिना शहाब को टिकट मिला है। तो कांग्रेस ने भी 3 महिलाओं पर दाव लगाया है। सुपौल से रंजीत रंजन,
सासाराम से मीरा कुमार और मुंगेर से नीलम देवी प्रत्याशी हैं। महागठबंधन में शामिल आरएलएसपी और हम ने किसी भी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया। वहीं बात करें एनडीए की तो बीजेपी ने सिर्फ एक महिला को टिकट दिया। शिवहर से रमा देवी, तो जेडीयू ने भी सिर्फ एक महिला पर दांव खेला। सीवान से कविता सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो एनडीए के सहयोगी एलजेपी ने भी सिर्फ एक प्रत्याशी वीणा देवी को वैशाली से उम्मीदवार बनाया है। यानी किसी भी गठबंधन ने महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी पूरी तरह से नहीं दी है, लेकिन इनके पास टिकट ना देने की दलील जरूर है। अगर हम लोकसभा चुनाव के पहले अगर विधानसभा देखें या बिहार का जो पंचायती व्यवस्था को लेकर के जो नीतीश कुमार जी ने काम किया, वो तो शायद पंचायती व्यवस्था में जो महिलाओं के आरक्षण का जो कार्य बिहार में हुआ वो एक मॉडल है पूरे देश में। तो एक जो ग्रासरूट का जो नेतृत्व है वो बिहार ने तैयार किया है और इस मॉडल पर पूरे देश की नजर है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसके फायदे महिलाओं को जरूर होंगे। 3 उम्मीदवार महिला दिए हैं, जबकि मात्र 9 सीट पे हम लड़ रहे हैं, तो 33% महिलाओं को आरक्षण मिले, इस पर कांग्रेस पार्टी बिहार में अक्षरशः पालन कर रही है। 9 में से हम 3 महिलाओं को टिकट दिए हैं। ये हाल तब है जब बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर हैं, फिर भी राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। यानी सभी राजनीति दल आधी आबादी की राजनीति के नाम महिलाओं से वोट तो लेते हैं, लेकिन उनकी भागीदारी को बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। और खबर बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए खबर झारखंड रविंद्र सिंह के साथ।